क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET और भी दूसरे वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो लोग जो लोग यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे AMU जामिया, BHA, नीट और JEE जितने भी यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन आते रहते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अपने आप को यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 एक्सरसाइज कर लिया। 7.1 जो एक्सरसाइज था वो डिस्टेंस फार्मूला पे था। अब जब 7.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है, नाम है उसका सेक्शन फार्मूला। तो अब हम बताने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, और जब उस फार्मूले को बताएंगे तभी जाके वो क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला होता क्या? सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन, पार्ट। एक किसी चीज को एक से दो पार्ट में कर देना, ठीक है ना, तो उसको सेक्शन फार्मूला कहलाता है। मान लो ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट है, इसका नाम P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है ये Q है और ये x2 y2। कितनी बात सुन में, ये हमारा दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद ये हमारा एक लाइन बन जाता है, ठीक। एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एक दूसरा कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बाहर भी, इस लाइन के बाहर भी हो सकता है, लेकिन बाहर वाला आपके कोर्स में नहीं दे रखा है, अंदर वाला ही दे रखा है, ठीक है। तो अंदर अगर है, इस लाइन के बीच में कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और ये हमारा R पॉइंट है, और ये जो R है इस PQ लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो R पॉइंट है इस PQ लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया PR और एक हो गया QR, ये दो पार्ट बन गए। तो ये पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट है वो उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका R का जो कोऑर्डिनेट है, जैसे इसको कोऑर्डिनेट ले लेते x y ले लेते, इसका कोऑर्डिनेट R का, तो ये जो R पॉइंट है इस PQ लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए या क्या फॉर्मूला होगा, और जो फॉर्मूला होगा इस पॉइंट का उसी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले, ये समझ में आ गया। ये एक लाइन होता है, एक लाइन के बीच में कहीं पे भी बीच में किनारे पे कहीं पे भी एक पॉइंट लो तो वो लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो वो जो पॉइंट है जो दो पार्ट में डिवाइड करता है उसका जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला वो कहते हैं। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, वो मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक हम लोग लेते हैं, ये एक्सिस बना लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, एब्सिसा कहलाता है, ये वाई एक्सिस है, ऑर्डिनेट कहलाता है। कितनी बात सुन में, ये अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो ये x पे कट करेगा और इसका वैल्यू हो गया x1, ये x1 हो जाएगा।
और अगर हम लोग y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा y1। कितनी बात समझ में आई? आगे चले उमर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, तो ये x2 हो जाएगा, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर हम इस पे ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा y2, ये y2 हो जाएगा। कितनी बात सुन में? आगे बोला क्या, अगर इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें x लिया हुआ है। कितनी बात समझ में आई? और यहां से अगर हम लोग इस पे ड्रॉ करेंगे y पे, तो ये हमारा y कहलाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आगे चले, अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल तो ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस से पहले ड्रॉ करके, और दूसरा जो है इधर की तरफ बनेगा, ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। मान लो इसको हम लोग ये ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्यू है ही है, ये क्यू है और ये पी है, यहाँ पे पी है और ये आर है। कितनी बात समझ में? तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, क्यू ए आर एक ट्रायंगल, आर बी पी दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर जानते हैं किसको बोलते हैं? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, एक क्यू ए आर और आर बी पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर तो हमने बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसके दो एंगल, मिनिमम दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और जब वो सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ये सिमिलर ट्रायंगल में हमने बताया था। ठीक है, अब देखो ये एक हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल है। कितनी बात सुनिए, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 का हो गया। ठीक, और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे हम लोग बताते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मैं जरा इधर बताता हूँ। देखो एक लाइन जो है ये हमने खींच लिया, ये लाइन खींच लिया और ये लाइन खींच लिया, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब हमने यहाँ से ड्रॉ करके एक राइट एंगल यहाँ बना लिया और यहाँ से ड्रॉ करके एक राइट एंगल यहाँ बना लिया, मगर ये एंगल तो इक्वल होगा ही करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। अब ये जब दो एंगल, ये 90-90 और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड, ये लेते हैं। देखिए यहाँ से है x1, ये है x, है ना, ये है x1 और ये है x, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होगा? x में से x1 को माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ तक x है, ये x1 है, तो इसमें पूरे में से इसको माइनस कर, जो बचेगा वो x माइनस x1 बचेगा। तो ये जो लेंथ है यहाँ पे x माइनस x1 है। ये ऐसे ही यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा x2 माइनस x आएगा, x2 माइनस x आएगा। देखो x2 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से यहाँ तक माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा x2 माइनस x आएगा, यहाँ से यहाँ तक, और जितना ये होगा ये वाला होगा, x2 माइनस x हो गया। कहाँ तक समझ में आएगी? अभी मैं ये जो है मैं इसको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, ये कैसा ड्राइव होता है, और उसके बाद फिर एक छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा, फिर उसी फॉर्मूला का यूज़ करते रहना है। ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है, मगर वो आया कैसे है वो मैं दिखा रहा हूँ, ताकि बाद में ये याद रखे कैसे ये आया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद फ्लो में आ जाएगा वो। कितनी बात समझ में आई? तो ये यहाँ से यहाँ तक आया x माइनस x1 ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक आया x2 माइनस x, ये x2 माइनस x ये आ गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग इधर चलते हैं,
ये देखो यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, y में से हाँ y माइनस y1 ये हो जाएगा। और ठीक ये जो लेंथ है इसके बराबर है, यहाँ पे ये जो है ना इसके बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y माइनस y1, ये y माइनस y1 यहाँ लिख दिया। कितनी बात समझ में। और फिर यहाँ से यहाँ तक लेते ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ होगा y2 माइनस y, ये यहाँ से यहाँ तक y2 है और ये y है यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो लेंथ होगा y2 माइनस y के बराबर होगा। कितनी बात सुन में। अब ये जो ट्रायंगल है ये इसके दो साइड, एक साइड तो ये साइड होगा, एक साइड ये इसके बराबर होगा, और ये जो पॉइंट था इस लाइन को मान लेते हैं कि एक रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सा रेशियो है, इसको m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो एक लाइन है, इस लाइन का जो लेंथ है 7 है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया तो इधर 3 आ गया, इधर 4 आ गया, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:4। तो ये 3:4 को हम लोग यहाँ से m1 दिखा रहे हैं और यहाँ से m2 दिखा रहे हैं। ठीक है, इस रेशियो को m1 m2 दिखा रहे हैं। आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आगे देते हैं, यहाँ से आगे बताते हैं इसमें। फ्रॉम द फिगर triangle RBP is similar to triangle QAR। ठीक है ना। RBP जो है सिमिलर है QAR के। जब ये सिमिलर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इधर बेस है तो इस वाले ट्रायंगल का भी बेस लेंगे, तो क्या होगा x माइनस x1, इस वाले ट्रायंगल का बेस, इस वाले ट्रायंगल का बेस। तो x माइनस x1 जो है x2 माइनस x का जो रेशियो होगा, इसका इसके साथ जो रेशियो होगा, इसका इसके साथ रेशियो परपेंडिकुलर का, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। फिर इस वाले ट्रायंगल का m1, इस वाले ट्रायंगल का m2, ये m1 m2 के बराबर आएगा। ये यहाँ रेशियो आ जाएगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आता है। हमने ये लिख दिया। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, दिखा रहा हूँ। अब देखो ये जो है ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो हम क्या करेंगे x माइनस x1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं, या फिर y माइनस y1 y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको लेके एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में आई। ये अभी बाद में करते हैं। तो जब इसको करेंगे तो क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो m2, ये m2 इसको मल्टीप्लाई करा x माइनस x1, और ये m1 जो है मल्टीप्लाई करेगा x2 माइनस x, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे m2x माइनस m2x1, इसको मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट को खोल दिया, m2x माइनस m2x1, फिर यहाँ पे आएगा m1x2 माइनस m1x, ये आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x, तो जिसमें खाली x है, नंबर नहीं है, x1 x2 नहीं है, सिर्फ x है, तो ये एक x वाला नंबर है जिसमें नंबर नहीं है, खाली x है, और ये वाला x है, तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे और बाकी दूसरे को एक साथ कर देते हैं। तो क्या है, ये
हम लोग इसको m2x, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको इधर ला लेते हैं, तो ये माइनस में है, इधर आके m1x ये आ जाएगा, इधर आके प्लस हो गया, माइनस था ना, इधर आके प्लस हो गया, और ये m1x2 ये तो ऐसे ही है, और इस वाले नंबर को हम लोग उधर ले जाएंगे इधर, तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस m2x1 कितनी बात समझ में आई? ये खाली जिसमें x था वो एक तरफ कर लिए, और जिसमें नंबर था वो सब एक तरफ कर दिए। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? m2x m1, ये ऐसे मिलेगा x को कॉमन निकालने के बाद, और ये ऐसे ही रहेगा m1x2 प्लस m2x1, ये आ गया हमारा। ठीक है, और ये x का कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? x का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा x इज इक्वल टू m1x2, ये वाला पहले लिख रहे हैं, ये तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये m1x2 m2x1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में था ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, m1 प्लस m2 ये डिवाइड में चला गया, और ये आ गया x का कोऑर्डिनेट। क्या समझ में आया ये? कि ये जो पॉइंट थे P का कोऑर्डिनेट था, Q का कोऑर्डिनेट था, और ये जो R का कोऑर्डिनेट चाहिए था, जो इस लाइन को PQ लाइन को डिवाइड करेगा m1:m2 के रेशियो में, तो इस R का x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2। ठीक है, इस x का, इसका ये x है, और x1 और x2 उधर है, ठीक है ना, और m1 m2 ये वाला ये रेशियो है, ये m1 m2 रेशियो है। कितनी बात समझ में? अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? ये याद कैसे रखेंगे? x का कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहते हैं, जिस जो डिवाइड कर रहा है, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, बहुत आसान है। m1 प्लस m2 ऊपर भी m1 प्लस m2 नीचे भी लिख दिया, लेकिन ऊपर में ये x है ना, तो इसका x का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो m1 के साथ x2 लिख देंगे, ये 1 होगा तो ये 2 लिखेंगे, और ये 2 है तो ये 1 लिख देंगे, बस, और फिर यही हो गया। देखो m1 के साथ x2 है और m2 के साथ x1 है, नीचे प्लस में है, तो ये एक आसान तरीका याद करने के लिए, ऊपर भी m1 प्लस m2 कर दो, नीचे भी m1 प्लस m2 कर दो, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 के साथ x2 से मल्टीप्लाई कर दो और m2 के साथ x1 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमारा आ जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस r। ठीक है, r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? अगर हम y निकालना चाहें, y निकालना पड़ेगा ही, चाहेंगे क्या, y तो निकालना ही है, तो क्या करेंगे? जिस तरह से ये किया था हम लोगों ने, ठीक उसी तरह से इसको इधर क्रॉस करेंगे, इसको इधर करेंगे, ऐसा बनेगा, फिर ये अलग अलग करेंगे, फिर y सिर्फ जिसमें y होगा उसको y वाले को एक तरफ लाएंगे और बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर y को कॉमन लेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर y रोक के ये नंबर लेके जाएंगे, तो ये फिर ऐसा ही नंबर बन के आएगा, लेकिन जहाँ x है वहाँ ये y आने लगेगा। तो ये सेकंड पार्ट जो है आप खुद भी कर सकते हैं, मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ कि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो खाली y जब निकालेंगे तो y जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, करना इसी तरह से है ये, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी तरह से m1 प्लस m2 ऊपर भी लिख दो, m1 प्लस m2 नीचे भी लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे m1 के साथ क्या लिखेंगे, y2, m1 के साथ y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, m1 के साथ y2 लिखेंगे और m2 के साथ y1 लिख देंगे, और ये इसका कोऑर्डिनेट आएगा, और ये ही कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वो पॉइंट जो एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई का रिलेशन क्या होगा, तो ये एक्स का फॉर्मूला आ गया है, ये वाई का फॉर्मूला आ गया है,
कहाँ कहाँ समझ में आया और कहाँ कहाँ नहीं आया। अगर आ गया तो नोट कर लिया, नहीं आया तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके आगे इसे मिटाऊंगा और फिर एक दो चीजें और बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूंगा। अब क्या बताया कि अगर मान लो ये आर जो है ना मिड पॉइंट पे हो, अगर आर जो है मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये मान लो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर का है, तो ये बिल्कुल बीच में आएगा, आर जो है ना बीच में आएगा, यानी कि इधर भी 5 आएगा और इधर भी 5 आएगा। और जब इसको M1 से दिखाएंगे, इसको M2 से दिखाएंगे, तो M1 अपॉन M2 का जो रेशियो होगा 5/5 होगा, और ये कैंसिल होके 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया कि व्हेन R इज मिड पॉइंट, अगर R मिड पॉइंट हो जाए, ठीक है, तो क्या दे रखा है, R अगर मिड पॉइंट होगा तो M1:M2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 का रेशियो होगा। कुछ बात समझ में आई? या M1/M2 जो होगा 1/1 हो जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x का कोऑर्डिनेट का M1 x2 M2 x1/M1 प्लस M2, ऐसे ही तो होता है ये। x का कोऑर्डिनेट का यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, तो ये M1 की जगह पे क्या डालेंगे 1 इंटू x2, फिर M2 की जगह पे भी 1 डालेंगे x1, M1 प्लस M2। कितनी बात सुन में? तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2, सॉरी यहाँ पे जो है M1 की जगह पे 1 वैल्यू डाल दो और यहाँ M2 की जगह पे भी 1 डाल दो, तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट अगर होता है तो ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगर मिड पॉइंट है तो। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और y का, ये तो x का हो गया, y का निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का भी यही फॉर्मूला है, 1 यहाँ डालो 1 यहाँ डालो 1 यहाँ डालो 1 यहाँ डालो। ठीक है, तो y का भी फॉर्मूला आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड फॉर्मूले का, इसका भी y का ये आ जाएगा, x का ये आ जाएगा। कहाँ कहाँ समझ में है? तो मिड पॉइंट का ये नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 है, पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग भी रीड करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the joining of -1 7 and 4 - 3 in the ratio of 2:3। ठीक है ना, एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालिए जो दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। तो पहला मान लो, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पहला पॉइंट जो मान लो ये A है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 और 7, और ये जो दूसरा पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है 4 - 3। ठीक है, ये दो पॉइंट है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 7, और ये दूसरा पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 - 3। ठीक है, इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं x1 y1, ठीक है, और इसको कर लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइन करते हैं, तो एक पॉइंट है, मान लो ये C पॉइंट है, और ये जो C पॉइंट है ये इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AC एंड BC, दो लाइन हो गया है, यहाँ से AC हो गया और ये BC हो गया, और इसका जो रेशियो दे रखा है वो 2:3, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 2 है और ये 3 है, यानी M1 जो है 2 है, M1 जो है 2 है और M2 जो है 3 है। तो रेशियो दे रखा है इसका
m1 अपॉन m2 का जो रेशियो दे रखा है ये 2/3 दे रखा है। तो इस पॉइंट का C पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है कि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। समझ में आया कुछ? आगे चले हम लोग, यानी A का कोऑर्डिनेट दे रखा मैं -1 7, B का कोऑर्डिनेट दे रखा 4 -3, एक तीसरा पॉइंट C है, उसका कोऑर्डिनेट XY निकालना है, मगर वो जो C जो है AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब फॉर्मूला बताइए, सेक्शन फॉर्मूला। इसका x निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला इसका x का निकालने के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पॉइंट का द कोऑर्डिनेट of point C which divide the line in the ratio of 2:3 is given as। ठीक है ना, C का कोऑर्डिनेट के किस तरह से निकालते हैं, ये C का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे C इज इक्वल टू x1 xy है, ये C का जो कोऑर्डिनेट है xy है, ये C इज इक्वल टू। ठीक है, तो x का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो m1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे m1 का वैल्यू 2 है, ये 2 डाल दिया। x2 का वैल्यू कितना है, ये 4 है, ये 4 डाल दिया। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। m2, ये m2 का वैल्यू कितना है, 3 है। x1 का वैल्यू कितना है, ये हमारा -1 है, -1 है, ये डाल दिया। और नीचे में m1 प्लस m2, तो m1 जो है ना 2 है और m2 3 है। ये समझ में आया कैसे हमने वैल्यू को प्लेस किया पोजीशन पे। ठीक है, जैसा फॉर्मूला में लिखा उसी के हिसाब से वो सारे वैल्यू को हमने इसमें डाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 4 to the 8 और ये प्लस माइनस -3 और 2 और 3 5, तो ये 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, ये 5 कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा। यानी x कोऑर्डिनेट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है 1 आएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। C का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो C का y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ जहां पे x है वहां y डल जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वहां लिख देता हूं ऊपर में। हाँ, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूं y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, m1 का कितना वैल्यू है, ये 2 है, हम 2 डाल देते हैं। y2 का वैल्यू कितना है, y2 यहाँ है -3, तो ये -3 ले लिया। फिर ये प्लस, बीच का प्लस लिख दिया। m2 का वैल्यू कितना है, 3, और y1 का वैल्यू कितना है, ये 7, तो ये 7 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 + 3 लिख दिया। कितनी बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या दे रखा है, ये -3 2 जा 6, -6 आ जाएगा ये, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -6 आ जाएगा ये, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21 अपॉन 2 + 3 5, 21 प्लस का है, माइनस का 6 है, तो बचेगा कितना, 15। ठीक है, 15 अपॉन 5, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो y का जो कोऑर्डिनेट आएगा 3 आ गया। कितनी बात सुन में आई? तो इस C का जो x y है, तो x का वैल्यू तो 1 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो आंसर हो जाएगा इसका, हाँ आंसर हो जाएगा द कोऑर्डिनेट of C is 1, 3।
ये है, x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 3 आ गया। ये इस तरह से कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। जो है ये सेक्शन फार्मूला याद करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन तो आना ही आना है इसका। तो इसे याद करो, समझो, ये मैंने क्वेश्चन कराया है, ये रिवीजन करो। साथ ही इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल दे रखा है जो सेक्शन फार्मूला पे किया हुआ है, तो आप उस एग्जाम्पल को देखो।